नमस्कार साथियों। जब हम बात कर रहे हैं पेंशन की तो थोड़ा हमें यह भी देखना होगा कि ग्लोबल लेवल पर भारत के नागरिकों को पेंशन को लेकर के क्या कंडीशन है, क्या स्थिति है। अमेरिका की एक संस्थान है CFA इंस्टीट्यूट। CFA मतलब चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। CFA ने अमेरिका की एक टॉप कंसल्टिंग फर्म मर्सर और MCFS यानी द मोनाश सेंटर फॉर फाइनेंशियल स्टडीज़ के साथ मिलकर दुनिया भर के देशों में पेंशन की स्थिति को लेकर के स्टडी करता है। क्या आपको पता है कि उन्होंने जो ग्लोबल पेंशन इंडेक्स तैयार की थी उसमें भारत की क्या स्थिति है? फ़ीसदी 44 देशों में भारत का 41वां स्थान रहा। मतलब केवल 3 ही ऐसे देश थे जहां पेंशन के मामलों में वहाँ की स्थिति भारत से बदतर है। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स के मामले में भारत हर वर्ष बद से बदतर स्थिति की तरफ बढ़ रहा है। 2020 में भारत 34वें स्थान पे था तो 2021 में लुढ़क कर 40वें स्थान पर जा पहुंचा और अब 2022 में यह 41वें स्थान पर रहा। हमारे देश के बुजुर्गों को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा इतनी खराब और माली हालत में है। सरकार चाहे जो दावे करे, लेकिन सच यही है कि हम पेंशन के मामले में फ़ीसदी हैं। भारत में पेंशन के तौर पर मिलने वाली रकम वरिष्ठ नागरिकों के लिए गुजारे लायक कतई नहीं है। मर्सर CFA ग्लोबल पेंशन इंडेक्स सर्वे MCGPI में कहा गया कि सेवानिवृत्ति के बाद व्यक्ति को जीवन यापन के लिए पर्याप्त रकम मिल सके, इसके लिए सरकार को पेंशन प्रणाली में सुधार करना चाहिए। लेकिन सरकार क्या कर रही है? हमारी पेंशन के साथ खिलवाड़। जब हम बात कर रहे हैं नई पेंशन योजना की तो इसे भले ही नेशनल पेंशन स्कीम का नाम दिया गया हो, लेकिन यह हमारे लिए नो पेंशन स्कीम बन चुका है। NPS मतलब नो पेंशन स्कीम। सरकार भले ही इसे पेंशन स्कीम का नाम दे दिया हो, लेकिन वास्तविकता है कि यह महज एक निवेश योजना है, मतलब इन्वेस्टमेंट प्लान। हम जब अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा बाजार आधारित शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, जहां कुछ भी फिक्स नहीं है, जो हमारे वेतन से कटौती कर एक तरह से शेयर बाजार में निवेश हुआ है, उससे कितना लाभ होगा इसका अनुमान दुनिया का कोई भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं लगा सकता। जो हम अपने वेतन से कटौती कर निवेश कर रहे हैं उससे भारी लाभ होगा या शेयर मार्केट में डूब जाएगा, इसको लेकर हमें कोई भी आश्वस्त नहीं करता। हमारा बुढ़ापा जोखिम भरे निवेश पर टिका है। क्या इस बदौलत ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत की पोजीशन बेहतर होगी? हमारे देश में वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना 1955 में हुई, जब जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव से संसद का गठन हुआ। तब की मैं बात करूं तो उन सांसदों के लिए कोई पेंशन की व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि तब नेतागिरी को जाब माना ही नहीं गया था। अब आप खुद सोचकर देखिए कि क्या संसद के लिए चुने जाने वाले लोग कोई नौकरी करते हैं? तब तो यह कहा जाता है कि वे जनता के प्रतिनिधि हैं। और जब बात कर रहा हूं देश की पहली संसद चुनाव की, तब हमारे देश में सांसदों, विधायकों और ऐसे नेताओं को कोई पेंशन नहीं थी। लेकिन देश के कर्मचारियों के लिए पेंशन की व्यवस्था थी, क्योंकि एक कर्मचारी अपना पूरा जीवन देश की सेवा में खपा देता है। जीने भर एक फिक्स तनख्वाह पर वह नौकरी करते करते बुढ़ापा तक पहुंचता है, तो उसे सामाजिक सुरक्षा देते हुए पेंशन की व्यवस्था की गई थी। और यह व्यवस्था अंग्रेजी जमाने से थी। लेकिन नेताओं ने क्या किया? उन्होंने धीरे धीरे खुद के लिए तो शानदार पेंशन की व्यवस्था कर ली। जिनके लिए देश के संविधान में कोई पेंशन की व्यवस्था नहीं थी, उन्होंने खुद को तो पेंशन से कवर कर लिया। लेकिन हम शिक्षक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था से अलग कर दिया। देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 1 अप्रैल 2004 से एक नए शिक्षक कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बंद करके एक नई पेंशन व्यवस्था लाया।
अब हम शिक्षक कर्मचारियों को नई पेंशन प्रणाली में बीमा प्रीमियम की तरह खुद अंशदान करना पड़ता है और रिटायरमेंट के बाद कितना पेंशन होगा इसका टेंशन लेते हुए बस पेंशन फंड में निवेश करने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं है हमारे पास। सवाल तो खड़े होते रहेंगे। आमतौर पर समृद्ध बैकग्राउंड से आने वाले जनप्रतिनिधियों को क्या आजीवन पेंशन और हम शिक्षक कर्मचारियों को बाजार के भरोसे छोड़ देना कहाँ तक न्याय संगत है। एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि देश के सांसदों की औसत संपत्ति 20 करोड़ रुपए से अधिक है। वर्ष 2019 में लोकसभा में चुने गए 475 सांसदों ने हलफनामा देकर बताया है कि वे करोड़पति हैं। जन सेवा की दुहाई देकर इस तरह सार्वजनिक क्षेत्र में जीवन बिताने राजनीति में आने वाले ऐसे समृद्ध जनों के लिए पेंशन और हम शिक्षक कर्मचारियों को बुढ़ापे का टेंशन, क्या यही है 21वीं सदी का भारत? नियम ऐसे हैं, अगर कोई नेता पूर्व सांसद या विधायक की पेंशन ले रहा है और फिर से मंत्री बन जाता है तो उसे मंत्री पद के वेतन के साथ ही पेंशन भी मिलती है। सांसदों और विधायकों को डबल पेंशन लेने का हक है। अगर कोई विधायक रहा हो और बाद में सांसद बन जाए तो उसे दोनों की पेंशन मिलती है। पेंशन के लिए कोई न्यूनतम समय सीमा तय नहीं है, यानी कितने भी समय के लिए नेताजी सांसद रहे हों पेंशन पाने के हकदार रहेंगे। मृत्यु होने पर परिवार को आधी पेंशन मिलती है। पूर्व सांसदों का सेकेंड एसी रेल का सफ़र मुफ्त होता है। साल 2010 में महिला आरक्षण बिल के विरोध में लालू प्रसाद यादव संसद की कार्रवाई छोड़कर बाहर आ गए थे। उन्होंने कहा था कि सांसदों को 1 लाख रुपए पेंशन मिलनी चाहिए क्योंकि इस बिल के पास होने के बाद पुरुषों की नौकरी चली जाएगी। मतलब करोड़पति सांसद विधायकों नेताओं को अपनी फिक्र है, अपने बुढ़ापे की फिक्र है, लेकिन जन सेवा के नाम पे जनप्रतिनिधि बनने वालों को जनता की फिक्र नहीं। जनता को बाजार आधारित पेंशन और खुद के लिए पुरानी पेंशन, खुद के लिए डबल ट्रिपल पेंशन और शिक्षक कर्मचारी जिन्होंने सेवा करते करते अपना जीवन खपा दिया उन्हें 1000-2000 का पेंशन। भारत में लोगों की जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगातार बढ़ रही है। 1960 में भारत के लोगों की जीवन प्रत्याशा मात्र 40 वर्ष थी। तब भारत के लोगों की औसत आयु जब 40 वर्ष ही थी, वो अब वर्ष 2000 आते आते 60 वर्ष 6 माह हो गए और अब वर्ष 2020 में यह 70 वर्ष से ऊपर हो चला है। अब जबकि देश में लोगों की जीवन प्रत्याशा में लगातार सुधार हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि बुढ़ापे में सामाजिक सुरक्षा को लेकर के लोगों की चिंताएं नेचुरल है, न्यायसंगत है, वाजिब है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 38 को नीति निर्देशक तत्वों के तहत पढ़ा जाता है। इसी अनुच्छेद में सरकार से लोक कल्याणकारी या जनता के हित से जुड़े फैसले लेने के लिए कहा गया है। लेकिन राजनीति का यही दुखद पहलू है कि लोक यानी जनता तो सरकार में है, लेकिन उसके कल्याण यानी हित को सत्ता पर विराजमान लोगों के द्वारा अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। भारत एक जन कल्याणकारी राज्य है जिसे जनता के हित और कल्याण के बारे में सोचने और कुछ करने की जिम्मेदारी है। लेकिन दुखद यही है कि सत्ता में बैठे ये माननीय लोगों की खुद की जब बात आती है तो ये अपने अधिकारों के लिए एड़ी चोटी तक लगा देते हैं। अव्वल बात तो यह है कि ये अपना वेतन और पेंशन का प्रावधान भी खुद बनाते हैं। लेकिन जब बात जनता के सरोकार की आती है, जब बात जनता के पेंशन की आती है, ऐसे लोगों के पेंशन की चर्चा जिन्होंने अपनी पूरी उम्र नौकरी और सेवा में गुजार दी, तो उसी संसद में कहा जाता है कि पेंशन का भूत मत जगाओ। पिछले कुछ दिनों से देश के कई राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की घोषणा की गई है। मैं हाथ जोड़कर आग्रह करूंगा, उसकी अर्थव्यवस्था कोलैप्स कर जाएगी और भारत के बहुत सारे ऐसे राज्य होंगे जिनकी हालत श्रीलंका जैसी हो जाएगी। इसलिए मैं सदन के माध्यम से आग्रह करूंगा कि ओल्ड पेंशन स्कीम के भूत को मत जगाइए। एक बहुत बड़ा खतरा है और बहुत बड़े संकट में हम पूरे देश को डाल देंगे। सौती महोदय,
कहा जाता है कि देश आर्थिक तबाही का शिकार हो जाएगा। कहा जाता है कि देश की हालत श्रीलंका जैसी हो जाएगी। अगर असल आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो दावा तो यही किया जाता है कि देश की आर्थिक उन्नति हुई है। देश को आज़ादी मिलने के समय भारत की इकोनॉमी आज की भारत की इकोनॉमी में अगर बात की जाए तो आज काफ़ी सुधार हुआ है। अब तो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने भी दिखाए जाते हैं। फिर सवाल वही पुराना है कि जो हर एक व्यक्ति के जेहन में बरबस उभर कर सामने आ जाते हैं कि जब देश की माली हालत थी, जब देश की आर्थिक स्थिति बदहाल थी, जब हमारा देश आज की तरह सुदृढ़ नहीं था, तब वह वाकई एक लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को अपना मूल मंत्र मानते हुए शिक्षक कर्मचारियों को पेंशन देने में कोई कोताही नहीं की। लोगों को अपना बुढ़ापा सम्मान के साथ जीने का हक दिया गया। और अब जब तथाकथित एक मजबूत आर्थिक ताकत बनकर जब ये देश उभरा है, तब वह लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का क्या हुआ? संविधान का वह अनुच्छेद 38 का क्या हो रहा है, जो राज्यों को संविधान द्वारा निर्देशित किया गया था कि लोकहित की नीति को अपनाना होगा? सवाल यही है। सवाल सिर्फ एक शिक्षक कर्मचारी के पेंशन का नहीं है, सवाल सिर्फ उसके बुढ़ापे का नहीं है, सवाल उन संविधान निर्माताओं के सपनों का है जिन्होंने जब भारत के संविधान की एक एक लाइन गढ़ रहे थे तब वे भारत को एक खुशहाल राष्ट्र के रूप में देखने की लालसा पाले हुए थे। देश की खुशहाली और जनता के सरोकार से बढ़कर कोई भी राजधर्म नहीं माना गया था। लेकिन आज जब हम 21वीं सदी के भारत में पहुंच गए, तब वह राजधर्म की वो कौन सी कड़ी है, वह कौन सा मानक है, वह कौन सा पैमाना है जो अब जनता के सरोकार, जनता की खुशहाली और जनता के कल्याण के साथ खुद को एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। एक बात और आप सभी को जानना होगा कि पहले सांसद पेंशन का हकदार तभी बनता था जब वह 4 साल का कार्यकाल पूरा करता था। लेकिन यह वही वर्ष 2004 है जब एक तरफ कानून में संशोधन कर वह प्रावधान ही हटा दिया गया और अब एक दिन के लिए भी सांसद चुने जाने के बाद वह पेंशन का हकदार बन जाता है। मित्रों, आपको याद रखना होगा, यह वही वर्ष 2004 है जब एक तरफ सांसदों को पेंशन की ऐसी सुविधा देने के कानून में संशोधन किया जाता है तो दूसरी तरफ नए शिक्षक और कर्मचारियों के लिए पेंशन की पुरानी व्यवस्था को खत्म कर दी जाती है। हमें शेयर बाजार और निवेश पर आधारित पेंशन के लिए मजबूर कर दिया गया। हम सभी ने पेंशन के लिए अपनी आवाज़ उठाना शुरू किया है। एक संघर्ष को एक ऐसे मुहाने पर हम लोग लेकर पहुंच चुके हैं जहां से उम्मीद को पंख लगते हुए हम देख सकते हैं। सत्ता में बैठकर सार्वजनिक सेवा की अवधारणा गढ़ने वाले लोग अब हमारे मुद्दे की बात करना शुरू कर दिया है। न सिर्फ मुद्दों की बात हो रही है बल्कि अब ऐसे क्रांतिकारी कदम भी उठाए जा रहे हैं जिसकी कल्पना कम से कम उन लोगों ने तो कतई नहीं की होगी जिन्होंने अभी महज 1.5-2 दशक पहले हमारी पेंशन पर कानून की कैंची चलाई थी। देश की राजनीति की परख रखने वालों और राजनीति करने वालों दोनों को ही यह बात समझ में आ चुका है कि पेंशन जैसे मुद्दों को अब और अधिक टाला नहीं जा सकता है। राजस्थान से पुरानी पेंशन की आगाज हो चुका है। अब वह छत्तीसगढ़ के बाद एक एक कर झारखंड, पंजाब और अब हिमाचल प्रदेश तक पुरानी पेंशन को लेकर के वहां की सरकारों ने न सिर्फ काम करना शुरू कर दिया है बल्कि जनता को पुरानी पेंशन के हकदार भी बना दिया है। राजस्थान से लेकर के छत्तीसगढ़ और झारखंड की सरकार ने पेंशन के लिए शिक्षक और कर्मचारियों को जीपीएफ अकाउंट नंबर भी आवंटित कर दिया है और संयोग से इन तीनों ही राज्यों में कांग्रेस या सहयोगी दलों की सरकार है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार है तो झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की संयुक्त सरकार है। तो अब हिमाचल प्रदेश में भी नई चुनी गई कांग्रेस सरकार बनने के बाद पुरानी पेंशन लागू करने की कवायद शुरू हो गई है। तो एक राज्य पंजाब है जहां आम आदमी पार्टी की सरकार ने पुरानी पेंशन लागू किया है। पुरानी पेंशन को लेकर के मामला केवल इन्हीं 5 राज्यों तक सीमित नहीं है।
अब इसका विस्तार दूसरे राज्यों तक होने लगा है। इस वर्ष की मैं बात करूं तो देश के 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। कम से कम हरियाणा, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में तो पुरानी पेंशन एक प्रमुख मुद्दा बन चुका है। कांग्रेस लगातार यह वादे करते दिख रही है कि इन राज्यों में कांग्रेस सरकार बनने पर राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी। यकीनन पुरानी पेंशन को लेकर के सिर्फ इस वर्ष 10 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव तक ही सब कुछ सीमित रहने वाला नहीं है। वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव में भी पुरानी पेंशन की गूंज सुनाई देगी। यही कारण है कि गोदी मीडिया से लेकर के तथाकथित आर्थिक विश्लेषकों की फौज पुरानी पेंशन के खिलाफ उस प्रचार अंग का हिस्सा बनते जा रहे हैं जो पुरानी पेंशन को मुफ्त की रेवड़ी तक कह रहे हैं। और अव्वल बात तो यह है कि ये कुछ तथाकथित आर्थिक विश्लेषक खुद पुरानी पेंशन ले रहे हैं। अच्छा होता कि पहले वे खुद एफिडेविट दे करके पुरानी पेंशन का त्याग करते। खुद पुरानी पेंशन लेकर बुढ़ापा गुजार रहे लोग अगर पुरानी पेंशन के खिलाफ जहर उगलेंगे तो उनकी बात को कौन सुनेगा। सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। सरकार के 2 अंग आज भी पुरानी पेंशन से आच्छादित हैं, यानी वहां आज भी पुरानी पेंशन लागू है। विधायिका और न्यायपालिका में पुरानी पेंशन आज भी है, लेकिन दुखद है कि कार्यपालकों को पेंशन से मरहूम कर दिया गया। इस देश में ये भारी विसंगति है कि हम लोग विधायिका के लोग पेंशन पाते हैं, न्यायपालिका के लोग पेंशन पाते हैं। ये दुर्भाग्य है कि कार्यपालक जो हैं वो पेंशन नहीं पा रहे। लोकतंत्र के 3 स्तंभ हैं, इन 3 स्तंभों में आखिर ये विभेद क्यों? लेकिन हमारी आपकी संघर्ष की बदौलत पुरानी पेंशन कई राज्यों में शुरू हो चुकी है, कई राज्यों में शुरू होने की संभावना दिख रही है। अब मुझे पूरा यकीन है कि वह दिन भी आएगा जब सभी राज्यों और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी पुरानी पेंशन बहाल होगी। हालांकि एक बात मैं यह भी कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में गोदी प्रचार तंत्र पुरानी पेंशन को लेकर के देश में जहर फैलाने का भी काम करेगी। यही नहीं, पुरानी पेंशन की मांग करने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों को उसी तरह से बदनाम करने की साजिश रची जाएगी जैसे किसान आंदोलन को लेकर के किसानों के खिलाफ दुष्प्रचार किया गया था। आपको याद होगा कि कैसे किसानों को कभी खालिस्तानी कहा गया, तो कभी उग्रवादी, तो कभी राष्ट्रद्रोही, तो कभी देशद्रोही। गोदी प्रचार तंत्र शिक्षकों कर्मचारियों को भी अपना निशाना बनाए तो कोई आश्चर्य नहीं। पुरानी पेंशन को लेकर के आज की बात यहीं तक। आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।